इसलिए कश्मीर में अलगाववाद के बनने में, अलगाववाद को पोषित करने में और फिर अलगाववाद को चलाने में समाज में वाइट कॉलर सेगमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसको हम देख रहे थे कि कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन के हैं, सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग नहीं है, एक बहुत बड़ी एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के साथ हमको जूझना है। सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ। भाई लड़के तो पढ़ाई करके जा रहे हैं बाहर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, फिर अचानक से हमको लगता है कि ये क्यों उसमें जुड़े हुए हैं। नमस्कार। आतंकवाद ये एक ऐसी बीमारी है जिसे कई सालों से निकालने की कोशिश की जा रही है, मिटाने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पर खत्म होने का ये नाम ही नहीं लेती। आज हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने एक समय आतंकवाद को अपनी आंखों से देखा है और अपने हाथों से छुआ है। मेरे साथ पनन कश्मीर के चेयरमैन अजय चुरुंगू जी मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों ने आतंकवाद को अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से छुआ है। आज भी जब दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो फिर एक आम कश्मीरी पंडित के मन पर क्या गुजरती है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आतंकवाद के भुक्तभोगी होने के कारण तो स्वाभाविक है एक पुनरावृत्ति उन सारी स्मृतियों की हो जाती है जहाँ से हम गुजर के यहाँ तक अब आए हैं। तो दुख तो होता है इस बात से कि भाई इतना समय 36 साल हो गए, उसके बाद भी अभी ये बीमारी अभी चल रही है समाज में भी, और ये बीमारी राजनीतिक तंत्र और गवर्नेंस के लेवल पे भी इसने उसको इम्पैक्ट करना बंद नहीं किया है। लेकिन जो मेरे को वैचारिक स्तर पे जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि भाई जो हम अब देख रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई घटना नहीं है। घटनाओं की पुनरावृत्ति है और घटनाओं की एक निरंतरता है। जैसे ये कहा जाता है कि भाई ये पहली बार वाइट कॉलर टेरर आया है। हमको मालूम है 90 से पहले भी जब अलगाववाद बन रहा था, समाज के बीच में पल रहा था और अलगाववाद के साथ आतंकवाद अपना चेहरा दिखाना शुरू कर रहा था, उस वक्त भी हमने देखा कि वाइट कॉलर जो लोग, वाइट कॉलर सोसाइटी के, वो अलगाववाद के साथ भी जुड़े थे और बाद में हमने देखा कि आतंकवाद के साथ भी जुड़े हैं। इसलिए कश्मीर में अलगाववाद के बनने में, अलगाववाद को पोषित करने में और फिर अलगाववाद को चलाने में समाज में वाइट कॉलर सेगमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। JKLF की अगर आप लीडरशिप का आंकलन करेंगे या जमाती इस्लामी जो इतने साल से काम कर रही है उसका आप अगर ये करेंगे, आंकलन करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें बहुत से लोग हैं जो वाइट कॉलर जॉब्स के साथ जुड़े थे। और सबसे जो सेगमेंट, सबसे बड़ा सेगमेंट समाज का वो हिस्सा जिसके पार्टिसिपेट करने के कारण लोगों का अलगाववाद की तरफ रुझान बढ़ गया, वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं। क्योंकि कश्मीर के समाज में पहले से ही डॉक्टर्स प्रोफेशन का, मेडिकल प्रोफेशन का बड़ा आदर है, सामाजिक स्तर पे एक सोशल रिकॉग्निशन है। तो जब डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लोग अलगाववाद के विचार के साथ, उनकी गतिविधियों के साथ परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से जब वो चलने लगे, तो जब ये मैसेज समाज में गई तो समाज के लोअर तबके भी इससे इन्फ्लुएंस हो गए और समाज का जो एलीट है वो भी इससे इन्फ्लुएंस, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स को जब भी देखा जाता है एक इज्जत का दर्जा देते हैं। कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई है, फरिश्ते के रूप में भी देखा जाता है कि डॉक्टर्स आपको बचाते हैं, आपकी जान बचाते हैं। और इनफैक्ट इस प्रोफेशन में भी सिखाया जाता है कि आपके पास जब भी कोई आए आपको उसकी जान बचानी है। पर एक ऐसा प्रोफेशन निकल कर इस बार सामने आया डॉक्टर उमर के रूप में। अब तो सामने से हमने सबने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, भले ही आपने बिल्कुल नज़दीक से देखा हो। नहीं, देखिए ये सिर्फ इतना ही है इसमें। ये
जेके अलफ का एक समय कश्मीर में जो सबसे बड़ा मुखिया के रूप में काम कर रहा था, वो जी डॉक्टर गुरु कर रहा था। जी डॉक्टर गुरु ने कुछ समय तक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा के वो एक्टिंग डायरेक्टर भी रहे। इस स्तर पे ऐसे प्रोफेसोरियल लेवल के डॉक्टर्स का भी इसके साथ ये आज की बात नहीं है। जी मुझे लगता है कि ये भ्रम की परिस्थिति का निर्माण करने वाली बात, ये सेल्फ डिसइंफॉर्मेशन होगी अगर हम ये कहेंगे कि पहली बार डॉक्टर्स को देखा है या पहली बार वाइट कॉलर्ड जॉब्स के साथ जुड़े हुए लोगों को आतंकवाद में इस तरीके से जुड़ा हुआ देखा है। देखिए, पिछले 2 साल में अगर आप जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर ये एलजी गवर्नमेंट का कार्यकर्दगी देखेंगे, मेरे ख्याल से 100 से 200 के करीब एम्प्लॉयज़ को डिसमिस किया गया है। जी एम्प्लॉयज़ को डिसमिस किया बिल्कुल है बिल्कुल अलगा, और वो एम्प्लॉयज़ जनरल डिपार्टमेंट्स में भी हैं, वो एम्प्लॉयज़ पुलिस के में भी काम कर रहे थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। इतना ही है कि इस बात को मानना एक बड़े स्तर पे शायद वो प्रक्रिया अब शुरू हो गई कि भाई ये जिसको हम देख रहे थे कि कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन के हैं, सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं, ये कुछ लोग नहीं है, एक बहुत बड़ी एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के साथ हमको जूझना है, वो बात हो रही है। मुझे लगता है कि भारत सरकार की, पिछले मैं सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारत निरंतर मैं सरकार मतलब हर 35 पार्टी की बात हो। मैं समझता हूँ कि उनकी एक 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 तरीका रहा है, एक अप्रोच रहा है कि वो कंसिस्टेंटली आतंकवाद का कम आंकलन करके समाज के बीच में जाते थे। आतंकवाद का उस समय पे जो या इस समय पे जो स्वरूप है उसको कम आंकलन करके दिखाने की एक, जिसको आप कहें कि एक सामरिक दृष्टिकोण, एक स्ट्रैटेजिक व्यू था। और ये स्ट्रैटेजिक व्यू सिर्फ राजनीतिक नेताओं में नहीं था, पॉलिटिकल लीडर्स में नहीं था, ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी था, ब्यूरोक्रेसी में भी था, कि हमको ये कहना कि आतंकवाद एक छुटपुट घटना है, आतंकवाद कुछ लोग कर रहे हैं और आतंकवाद का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से आ रहा है, और अगर हमने इन्फिल्ट्रेशन को बंद कर दिया तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। जो ये प्रमाइजेस थे, और हमने अगर एम्पावर किया लोगों को तो एम्पावरमेंट से एलिनेशन, आइडियोलॉजिकल एलिनेशन ख़त्म हो जाएगी। इन विषयों को लेके भारत के राज्य का एक सामरिक दृष्टिकोण बना आतंकवाद को लेके, लेकिन उस वो आंशिक रूप से ही करेक्ट था। आतंकवाद के बृहद स्वरूप को देख के अभी तक जितना भी आतंकवाद के बारे में अवेलेबल है मटीरियल, जिस पे लोगों ने लिखा है, हम भी हर दिन अखबारों में कुछ ना कुछ तो आतंकवाद के बारे में पढ़ते रहते हैं, तो उस बृहद स्वरूप को देखने के लिए जो ये सामरिक दृष्टिकोण है, आतंकवाद को कम आंकलन करके बताना, ये जिसको मैं फिर से कहूँगा, ये अपने फिर से आंखें मूंदने वाली प्रक्रिया रही है। तो मतलब ये वही बात हो गई कि जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर खुद ही आंखें बंद कर लेता, सोचता है कि वो तो चली गई। आपने बिल्कुल सही बात कही है। मेरे को लगता है कि आम व्यक्ति के लेवल पे ये जो आपने उदाहरण दे दिया, ये उदाहरण हम समझते थे कि अगर हम इस बात को, हम आतंकवाद के जघन्य इस स्वरूप को न देख के जी अगर हम खुद ही कुछ उसका एक स्वरूप बनाएं जिसके साथ हम जूझ सकें, तो हम कहते थे, हमारा अप्रोच, हमारा मतलब भारत के राज्य का, राजनीतिक तंत्र का, सरकार का, तो लग रहा था कि ये खुद आपस में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हम 40 साल के जम्मू कश्मीर में 40 साल के आतंकवाद की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट भारत के ही स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लिखा है कि भाई जो 90 में हुआ वो 7वां साइकिल जिहाद का था। तो उन्होंने ये कहा कि जब 47-48 में पाकिस्तान ने हमला किया, जिसको ट्राइबल रेड कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने वो किया था, ट्राइबल्स को सिर्फ सामने रख के, जी उसको भी भारत के, और मैं किसी राइटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट ऑफ सेंटर जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई ये एक साइकिल के बाद उस साइकिल से सीख के दूसरा साइकिल, तो 90 में जो हमने देखा वो 7वां या 8वां साइकिल था। मतलब कंटिन्यूटी काफी समय से अब
अगर इसकी कंटिन्यूटी काफ़ी समय से है, जी। इस बात को पब्लिकली मानना और पब्लिकली मान के अपनी सरकारी नीति में उसको इनकॉर्पोरेट करना, जी। वो नहीं हुआ है। जी। उसके कारण हम बार बार देखते हैं कि भाई सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ। जी। भाई लड़के तो पढ़ाई करके जा रहे हैं बाहर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, फिर अचानक से हमको लगता है कि ये क्यों उसमें जुड़े हुए हैं। वो बात हम इसलिए अपने आप से पूछते हैं क्योंकि हमने अपनी आंखें मूंद के रखी हैं। हम आतंकवाद की सोशियोलॉजी को या सोशोलॉजिकल सपोर्ट को हम उसको नज़रअंदाज करते रहे हैं, इसलिए कि हम इसका कम आंकलन करें। आप बात कर रहे थे 90 के दशक की, और 90s में आप लोगों ने इतना सब कुछ देखा। एक इमेज में अगर आपको उसे डिस्क्राइब करना हो या फिर एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको डिस्क्राइब करना हो, तो वहाँ पर एग्जैक्टली आपको क्या क्या प्रताड़नाएं होती थी, किस तरीके से आप लोगों को सताया जाता था? क्योंकि जाहिर सी बात है, अपना घर तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। देखिए, उसको सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत समय से, जो पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहते हैं, क्रिएटिंग द अदर। क्रिएटिंग द अदर। क्रिएटिंग द अदर होता है कि भाई कश्मीर का समाज है और उसमें कोई पराया अंदर है, कोई दूसरा अंदर है जिस पे शक करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया बहुत समय से थी, लेकिन हमने जो समझा था कि भाई भारत की इंडिपेंडेंस के बाद, ये भारत के जिसको आप कहें जनतांत्रिक एक व्यवस्था में बनने के बाद, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के आने के बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, 47 में ही जब जम्मू कश्मीर की व्यवस्था डेमोक्रेसी के माध्यम से नहीं, एक किस्म से एक इम्पोजिशन से एक पार्टी को दे दी गई, ये समझ के कि ये पार्टी सारे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए मेजॉरिटी का प्रतिनिधित्व कर रही है। और अगर हमने मेजॉरिटी के पॉपुलर लीडर को लीडर बनाया तो उससे एकदम से हम आज़ादी के बाद के समय में अपनी गवर्नेंस को चला सकते हैं। ख़ास तौर से क्योंकि पाकिस्तान ने हमला भी किया था, ऐसी परिस्थिति में हम किसी लोकल व्यवस्था के हवाले हम गवर्नेंस को या सरकार को करें, ये सोचे बगैर कि जो वो लोकल राजनीतिक व्यवस्था है उसका विचार क्या है, भारत देश के बारे में उसका विचार क्या है, सेकुलरिज्म के बारे में उसका विचार क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में उसका विचार क्या है, पाकिस्तान के बारे में उसका क्या विचार है, और पूरी दुनिया के बारे में उसका विचार क्या है। तो एक 47 में ही एक परिस्थिति का निर्माण हुआ जहाँ पे जो लोग भारत से अलग होने की सोच, राजनीतिक सोच के थे, वो उन लोगों ने एक जिसको आप कहें कि विचारधारा, एक प्रक्रिया का निर्माण किया कि भाई हम डेमोक्रेसी और सेकुलर व्यवस्था का कैसे इस्तेमाल करें अलगाववाद को पनपाने का, खास तौर से सांप्रदायिक विचारधारा से भरा हुआ अलगाववाद, इसको हम चलाएं। तो यूजिंग द डेमोक्रेटिक डोमेन फॉर सेपरेटिज्म ये प्रक्रिया शुरू हुई। सेपरेटिज्म की तो चलिए बात चल ही रही है, आपके द्वारा अक्सर रेडिकलाइजेशन की भी बात की जाती है कि जिस तरीके से वाइट कॉलर्ड लोगों को रेडिकलाइज भी किया जाता है, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। देखिए, रेडिकलाइजेशन के बारे में भी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, रेडिकलाइजेशन, रेडिकल होने का मतलब हुआ कि आप किसी विचार के मूलभूत स्वरूप के साथ जुड़ते हो। तो वो विचार क्या है? अगर वो विचार ये है कि हम एक सांप्रदायिक मुआशरे का निर्माण करना हमारा एक अधिकार है और उस सांप्रदायिक मुआशरे का निर्माण करने के लिए हमको काम करना है, और उसके लिए हम कहते हैं कि इसकी प्रेरणा हमको किसी धार्मिक दृष्टिकोण से मिलती है, किसी किताब से मिलती है, तो हम फिर कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम ऐसे युवाओं का या ऐसे लोगों का निर्माण करते हैं जो किसी रेडिकल परसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। रेडिकल परसेप्शन का मतलब ये नहीं है, रेडिकल परसेप्शन का मतलब ये बनता है फिर कि आप उस मूलभूत विचार के साथ जुड़ने की प्रक्रिया,
उसके साथ जुड़ जाते हो। जी तो जी हमारे सामने विषय है वो मूलभूत प्रक्रिया क्या है। जी जी तो वो मूलभूत प्रक्रिया ये है कि भाई जहाँ पे भी मुसलमान मेजॉरिटी में हो तो वहाँ पे एक अलग व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। किस तरह की अलग व्यवस्था? राजनीतिक अलग व्यवस्था, संवैधानिक अलग। जैसे जब 47-48 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस बनी इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया चली, तो उस वक्त देश के नेताओं ने, नेहरू ने, बाकी लोगों ने यहाँ की गवर्नमेंट से भी, शेख अब्दुल्ला से कहा कि भाई देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के लिए आप अपने नुमाइंदे चुनिए ताकि आप भी पार्टिसिपेट करेंगे भारत का जो नया संविधान आना है उस प्रक्रिया में। तो उनको क्लियरली शेख अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं चलेगी जो संवैधानिक व्यवस्था आप पूरे भारत में निर्माण करना पर चाहते हो। 2019 के बाद लोगों को लगा भी था और लोगों ने सोचा था कि हाँ काफ़ी हद तक आतंकवाद घट जाएगा, काफ़ी चीज़ें घटेंगी। और कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाती है, पार्टीज़ का कहना रहता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म घटा है, आतंकी घटनाएं कम हो चुकी हैं। उस पर एक कश्मीरी पंडित का क्या जवाब होगा? देखिए पहली बात, मैंने वो बात थोड़ा सा मैं उसका ऐड करके इस बात की तरफ आता हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब धर्म, किसी धर्म का मेजॉरिटी होना इस बात का आधार बने कि वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था क्या बने, तो हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जो धर्म पे आधारित हो। धर्म पे आधारित। तो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 आया, ये यहाँ का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रहा, वो इसी विषय को लेके है। और आपको बहुत अचंभा लगेगा कि जब पाकिस्तान बना उसका विचार भी यही था कि जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में होगा वहाँ पे अलग व्यवस्था होगी, वहाँ पे अलग राज्य होगा। यही पाकिस्तान के राज्य के बनने का एक, तो एक तरीके से भले ही जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, एक्सेशन पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, जी लेकिन जिनको भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के रूप में माना कश्मीर में, वो यही कह रहे थे कि भाई चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए यहाँ पे अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि भाई जिस वैचारिक बिंदु पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ उसी वैचारिक बिंदु पे जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य के रूप में, स्पेशल स्टेटस राज्य के रूप में उसका निर्माण हुआ। तो एक तरीके से एक पाकिस्तान बाहर बना जी और एक पाकिस्तान भारत के संविधान के संरक्षण में अंदर बना, जो जहां पे आर्टिकल 370 के जहां पे अपना अलग एक संविधान था। जी तो कंट्रडिक्शन ये था। अब आप ये बोल रहे हैं कि भाई जब हम ये देख रहे हैं इस वक्त हमको क्या लगता है, देखिए हमको ये लगता है कि चूंकि आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को, आतंकवाद के राजनीतिक स्वरूप को और आतंकवाद के सैनिक स्वरूप को और आतंकवाद के लक्ष्य को लक्ष्य। चूंकि हमने भारत के राज्य ने माना नहीं, जैसे भारत के राज्य की सोच है, वो कहते हैं कि टेरर हैज नो रिलीजन। जिन भी आतंकवादियों को पकड़ा है और उनके इंटरव्यू किए गए हैं, उनकी एविडेंस ओपन में है, पब्लिक में है, वो कहते हैं कि भाई हमारा जो पर्सपेक्टिव है लड़ाई का ये मजहबी सोच के से प्रेरित है, ये किसी और वो उनकी जो इंटरप्रिटेशन है किताब की, उनकी धार्मिक किताबों की, वो कहते हैं कि भाई इसकी प्रेरणा हमको यहाँ से मिली है। अब अगर आपके पास ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि भाई टेररिस्ट की सोच धर्म से प्रेरित है या धर्म का जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो ठीक है कि गलत है, उसने ठीक समझा है या गलत समझा है, मैं वो उस बात पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी टेररिस्ट मिलता है अगर आप देखेंगे कि उसकी विचारधारा इससे प्रेरित है या वहाँ से निकलती है, तो और अगर आप ये कहते हैं कि भाई टेरर हैज़ नो रिलीजन, तो आप टेररिज्म के विचार का जो आधार है उसको ही रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। दूसरी बात, टेररिज्म एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि कुछ लोग समाज के भीतर रह के, समाज की व्यवस्था का इस्तेमाल करके, समाज की व्यवस्था का उपयोग करके जी जी कुछ लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद करेंगे। वो हमारी ही शक्ल के हैं, हमारे जैसे वेशभूषा में है, हमारे तरीके से ही बात करते हैं, लेकिन अंदर से समाज की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध होते हैं या उनकी एक। अब अगर जो
ऐसे लोग हैं, उन लोगों के वैचारिक स्वरूप को आप नहीं मानते, लेकिन उन लोगों की जो कार्यप्रणाली है कि वो आतंकवाद कर रहे हैं, और आतंकवाद में वो एक ऐसी किस्म की हिंसा का प्रयोग करते हैं जिसको फोर्स मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए कहीं पे कोई व्यक्ति मारा जाता है, उसको लगता है यार मेरी यहाँ पे जो व्यवस्था है सरकार की वो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काबिल ही नहीं है। अभी मान लीजिए ब्लास्ट होता है किसी घर में, या कहीं पे हमला होता है आतंकवादी, और वहाँ पे उन लोगों को बोला जाता है कि आपका धर्म क्या है, या उनको मारने के लिए लोग जाते हैं। वो कहते हैं यार हमारे देश की व्यवस्था हमको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक फोर्स मल्टीप्लायर बनता है। आतंकवादी उतने नहीं होते हैं जितना वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो राज्य की व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं, राज्य को अंदर से डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, और जो उनकी टारगेटेड पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा उसको करना चाहते हैं। अब अगर ऐसी बात है फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में, तो सरकार के लेवल पे जो हमारी अपेक्षा है वो ये समझें कि भाई इन बातों का महत्व उतना नहीं होता है कि पिछले महीने कितनी आतंकवादी घटनाएं घटी और इस महीने कितनी आतंकवादी घटनाएं घटी। इसका एक बड़ा आंशिक एक महत्व रहता है कि चलो आपको एक इंडिकेटर रहता है क्या ज़्यादा लोग टेररिस्ट बन रहे हैं कि कम लोग टेररिस्ट हैं, लेकिन इससे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो बात होती है कि भाई टेररिस्ट की विचारधारा क्या है, टेररिस्ट का टारगेट क्या है, और उस टारगेट को अटैक करने के लिए टेररिस्ट क्या करना चाहता है। जैसे अगर टेररिस्ट समझता है कि मुझे हिंदू को खत्म करना है, हिंदू पॉपुलेशन को ही खत्म करना है, फॉर एग्जांपल देखिए मान लीजिए कश्मीरी पंडित की आपने बात की, उस वक्त जो वायलेंस डिप्लॉय की गई वो ये था कि या तो कश्मीरी पंडित सबमिट करे या तो भाग जाए। तो जो वायलेंस डिप्लॉय की गई वो रिलीजियस क्लींजिंग के लिए, जिसका स्वरूप जिनोसाइडल था, उसके लिए डिप्लॉय की गई। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने टेररिस्ट ने ये किया, कितने लोग इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग ये करना चाहते हैं क्या उनके पास सक्षमता है ये करने की। इस वक्त मान लीजिए आपने अभी दिल्ली में लगभग 2900 से भी ज़्यादा किलोग्राम का एम्यूनिशन पकड़ा। जिस ग्रुप के पास है वो भले ही छोटा ग्रुप भी हो, इतने बड़े पैमाने पे एक्सप्लोसिव का वो क्या करना चाहता था। जैसे फिर से मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि 9/11 जब हुआ, 9/11 जो ट्रेड सेंटर्स पे हमला हुआ, सुसाइड हमला हुआ, उससे पहले बहुत से अटैक्स अमेरिकन एम्बेसीज पे, उनके युद्धपोतों पे हुए थे आतंकवादी अलकायदा की तरफ से। उन सारी घटनाओं को छोटी घटना बांध के नज़रअंदाज किया जाए। उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि भाई ये जो ये घटनाएं कर रहे हैं, एम्बेसियों पे हमला कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे हमला कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे, ये करना क्या चाहते हैं जी। तो इस बात को नज़रअंदाज किया। जब इस बात को नज़रअंदाज ये कहा गया कि यार अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी इसके पास सैनिक पावर है, वो क्या कर सकते हैं, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ट्रेंड्स आ रहे थे, आप उसको इग्नोर कर रहे थे। तो एक दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, वो कुछ लोगों ने किया, सारे हजारों की संख्या में लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने वो किया। और जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो पूरे दुनिया की राजनीति, पूरे दुनिया की सामरिक दृष्टिकोण, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गया। इसी तरह से जो ये हमला हो रहा था, आपको इसमें एक टेररिस्ट मिला जो चाइना से पढ़ के आया था और एक ऐसा जहर बनाना चाहता था जिससे मास कैजुअलिटीज हो। तो ये बात उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके एरिया में कंपैरेटिवली कितनी टेररिस्ट घटनाएं होती हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट होती है कि टेररिस्ट का तंत्र कैसा है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका टारगेट क्या है और वो क्या करना चाहता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कश्मीर टाइम्स अखबार के बारे में। अभी खबर बहुत सर्कुलेट हुई है कि कश्मीर टाइम्स अखबार का जो ऑफिस है वहाँ पर एक तो एसआईए की तरफ से रेड चली और वहाँ से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी रिकवर किया गया। तो आप लोगों ने भी एक समय पर उस अखबार को विटनेस किया है और उस जहाँ तक कैलकुलेशंस की बात करें 90s के आसपास वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर अखबार हुआ करता था। तो क्या शुरू से आपको उस तरह की विचारधारा
वहाँ पर लगी, या आपने पढ़ी, या फिर आपको लगता है कि उस समय के बाद ये कुछ चेंज देखने को मिला है? देखिए, उस वक्त जो कश्मीर टाइम्स को चला रहे थे वेद भसीन जी। वेद भसीन जी जी। वेद भसीन जो पाकिस्तान और इंडिया का जो जर्नलिस्ट का ग्रुप थे, साफमा जिसको बोलते थे, साउथ जी एशियन फेडरेशन ऑफ जी जी। जर्नलिस्ट, उसके एक प्रमुख सदस्य के रूप में थे। और यहाँ पे साफमा का डेलीगेशन जब आया जम्मू में, जी जब उनका साफमा के डेलीगेशन के सामने समाज के विभिन्न वर्ग आए, तो यहाँ पे जो जम्मू प्रदेश से जो प्रो सेपरेटिस्ट ग्रुप, कुछ ग्रुप्स मिले, तो उन्होंने जब अपने भाषण में वहाँ पे साफमा डेलीगेशन के साथ ये कहा कि भाई देखिए, यहाँ पे हमारे साथ कोई नहीं, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वेद भसीन खड़ा हो गए। उन्हें, नहीं, आपके साथ तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस वक्त की जो वो बात, तो क्लियरली वेद भसीन जो कश्मीर में जो रिलीजियस सेपरेटिज्म या जम्मू कश्मीर में चल रहा था, जी जी। उसको एक फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मोमेंट के रूप में मान्यता देते थे। अच्छा। अच्छा, तो हमारे लेवल पे ये था कि हमको लगता था कि वो जो यहाँ पे अलगाववादी अभियान चल रहा है, उसके बारे में उसकी संवेदनशीलता ज़्यादा है। ये हमको उन दिनों लगता था। जब भी हम उनके एडिटोरियल्स को पढ़ते थे, उनके पेपर में जो जिसको क्या बोलते हैं कि जो कवरेज आती थी, उसको जी पढ़ते थे, जी। ब्रॉडली हम समझते थे कि अलगाववादी तंत्र का जो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर है, उसमें से वो उस ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर का चाहे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, या अपने और कोई विचारधारा उसके कारण कर रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से और अप्रोक्ष रूप से हमको लगता था कि वो उसके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारे लेवल पे ये मान्यता थी। तो अब रही बात जो आपने कहा कि आज कुछ हमने वहाँ पे रिकवर किया, मुझे नहीं मालूम है कि इस वक्त कश्मीर टाइम्स का स्वरूप क्या है, इसका प्रोप्राइटर कौन है, इसको कौन चलाता है। जी, और अनुराधा भसीन जी तो ज़्यादा उसको चला रही हैं, पर इसे ज़्यादा वेबसाइट के रूप में ही अभी यूज़ किया जाता है। जी दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कहाँ पे मिला, वो कितने समय से है, ये तो अब बात सामने आई है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कश्मीर में अलगाववादी अभियान को लेजिटिमेसी देने में या उसको रिकग्नाइज करने में काम हुआ, जिन बुद्धिजीवियों की तरफ से उसको मान्यता मिली, उसमें मुझे लगता है कि वेद भसीन जी सामने थे। फिर वो क्यों सपोर्ट करते थे, उसका रैशनलाइजेशन क्या था, वो दूसरा एक विषय है। लेकिन ये बात है कि हमारे लेवल पे हम ये समझते थे कि वो किसी न किसी रूप में एक ओवरग्राउंड, एक सिंपथाइजर हैं या सपोर्टर हैं अलगाववादी अभियान के। अगर अभी भी कुछ ऐसा हो कि हालात वैसे बन जाएं, आप लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशंस कश्मीर में बन जाएं, घर वापस जाना चाहेंगे? देखिए, कश्मीरी हिंदू समाज या कश्मीरी पंडित समाज का अभी भी सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो जम्मू में है। इस समाज के जो हमारे बच्चे हैं जी, उनका रिक्रूटमेंट जे.एंड.के में मिनिमम हो रहा है। इसलिए पढ़ाई लिखाई भी बाहर हो रही है। जी बिल्कुल। और पढ़ाई लिखाई के बाद हमारे बच्चे बाहर सेटल हो रहे हैं, उसके बाद भी हम जम्मू में क्यों रह रहे हैं? नॉर्मली तो जब इकोनॉमिक लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे रहने का, फिर हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? अटैचमेंट। तो वो ये है कि अभी भी कहीं पे भी कश्मीरी पंडित दुनिया में है, उसको लगता है कि मुझे अभी कश्मीर के साथ संबंध है, ये रहना चाहिए। अब रही बात कि क्या वैसी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न किया गया जहाँ पे वो जाए, वो निर्माण पर प्रयत्न नहीं किया गया। सरकार ने एक रिलीजियस क्लींजिंग को माइग्रेशन कहा, अपनी मर्जी से आए हुए लोगों के का जमावड़ा कहा। पर माइग्रेशन में अक्सर देखा जाता है, पंछियों की अगर बात की जाए, वो तो अपनी मर्जी से आते जाते हैं। तो अगर आपने पहले डिस्प्लेसमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, आपने ये कहा कि ये नौकरी के लिए या ग्रीनर पास्चर्स के लिए बाहर आए हैं, तो उसमें स्वाभाविक है आप समझेंगे कि भाई वापस भी खुद जाएंगे, निकले भी खुद हैं और वापस भी खुद जाएंगे। लेकिन अगर एक धार्मिक राजनीति से प्रेरित एक हिंसा होती है, उनके खिलाफ टारगेटेड हिंसा, आप इस बात को नहीं मानते हैं। आप ये नहीं मानते हैं कि कश्मीरी हिंदू के खिलाफ एक जिनोसाइडल मोमेंट चली,
उनको समूलता से नष्ट करने का एक अभियान चला। अभियान। तो अगर आप उसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे और आपके पास अगर संवैधानिक ऐसे साधन नहीं है कि आप जीनोसाइड का निराकरण कैसे करेंगे, तो वो समाज जो इतनी आशा से बैठा है 35 साल से कि भाई किसी न किसी समय पे सरकार ये समझेगी कि, क्योंकि हमने उस वक्त सरकार को बोला कि भाई आप हमारी बात को नज़रअंदाज करोगे तो ये फैलेगा, जी ये जी जम्मू में फैलेगा, ये पूरे देश में फैलेगा। जी जी अभी आप देख रहे हो कि जिस की चपेट में हम आ गए थे, वही चपेट अभी दिल्ली ब्लास्ट में भी दिल्ली आपको में दिखी। हुई। जी जी तो जीनोसाइड के स्कॉलर्स ने ये कहा है कि अगर जीनोसाइड को इग्नोर किया जाता है तो ये डुप्लीकेट होता है लगता है कि डुप्लीकेट हो चुका है मल्टीपल प्लेसेस। मल्टीपल प्लेसेस। इसको कहते हैं कि रेप्लिकेट कहिए, डुप्लीकेट कहिए, कहते हैं कि ये बचाकशी करता है। ये अपने हर जगह पे अपनी छोड़ता है, एक अपने छाप छोड़। एक छाप छोड़ता है। जी जी तो हमारा मानना है कि भाई जितना जितना कश्मीरी हिंदू की इस त्रासदी को इग्नोर किया जाएगा उतना उतना आतंकवाद फैलेगा। फैलेगा। तो उसी को हम कहते हैं कि भाई जब कोई व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या कोई जिसको आप कहें गवर्नेंस की व्यवस्था जीनोसाइड को नकारे, उसको बोलते हैं डिनायल ऑफ जीनोसाइड। एक्सपर्ट्स डिनायल ऑफ जीनोसाइड को एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जीनोसाइड की ही प्रक्रिया की एक पराकाष्ठा है, क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स क्यों है? वो कहता है कि इस डिनायल ऑफ जीनोसाइड की प्रक्रिया में जो ये विक्टिम होता है उसकी प्रॉब्लम को जब आप मानने से नकारते हैं तो आप उसको दूसरी बार मारते हो। जी दे से दैट इट इज अ डबल किलिंग। जी किसी की हत्या हुई है, जी आप इस विषय को तोड़ मरोड़ के कहते हो, इस विषय को नकारते हो। उस हत्या से जो उसका जो विक्टिम है, परिवार के लोग, उनको लगता है कि ये बार बार हत्या का प्रोसेस चल रही है। तो इस वक्त जो तंत्र है वो एक डिनायल ऑफ जीनोसाइड के फेज में है। मैं एक साइड से जीनोसाइड चल रहा है, दूसरे साइड से डिनायल ऑफ जीनोसाइड चल रहा है। लेकिन चूंकि आपके मूलभूत प्रश्न की तरफ मैं वापस आऊं कि भाई आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि अभी भी सबसे बड़ी पॉपुलेशन का सेगमेंट जो कश्मीर से विस्थापित होकर हिंदू है वो जम्मू में क्यों है? अटैचमेंट। तो वो अभी भी देखता है, देखता वो अभी भी देखता है कि कभी किसी दिन कभी अगले महीने मैं वहाँ पे खीर भवानी जाऊँ, मैं वहाँ पे जो मेरे स्थान है मैं अपने पुराने घर को देखूं। अभी भी उसके मन में आशा होती है कि जिस घर को मैं बेच गया हूँ या जिस घर पे किसी ने कब्जा किया है मैं उसकी छवि को देखूं। मैं जाऊं ऐसे ही टूरिस्ट बन के भी जाऊं तो उस गली को देखूं जिस गली में मैंने खेला है, जिस गली में मैं घूमा हूं। तो अभी तक वो बात बनी है। अब चूंकि ये आतंकवाद सिर्फ छुटपुट कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे पूरा एक तंत्र है, जैसे पाकिस्तान का तंत्र है। अंदर जो समाज के भीतर, समाज के गर्भ के भीतर इसका पालन पोषण हुआ है उसका भी एक तंत्र है। राजनीतिक पार्टियों से वो फायदा लेता है, राजनीतिक विचारधाराओं से वो फायदा लेता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पान इस्लामिक सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं। अब तो इस बार दिल्ली ब्लास्ट के बाद हम टर्की की बात भी करते हैं, बांग्लादेश की भी बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अब इसके वाइडर इसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। वो सब कुछ जो है जब हम देखते हैं इस सारी बात को, मुझे लगता है कि भाई एक साइड से जो विक्टिम कम्युनिटी है, हम जैसे लोग, हम ये आशा करते हैं कि सरकार अपनी आतंकवाद को लेके अपनी सोच को बदले। और मैं वो क्या होता है मैं संक्षेप से कहूँगा, आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में या देश में देख रहे हैं ये एक बड़े युद्ध का एक हिस्सा है जिसको वो कहते हैं एक टोटल वॉर। जो ये युद्ध कर रहे हैं वो उसको जिहाद बोलते हैं। आप हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग हों एक्सपर्ट कहते हैं कि जिहाद की परिभाषा अलग हो, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो इसको जिहाद कहते हैं। तो ये जो इस तरीके का युद्ध है ये आर्थिक स्तर पे भी होता है, एजुकेशन के स्तर पे भी होता है, सामाजिक स्तर पे भी होता है, और वायलेंस के माध्यम से भी होता है। तो इसकी टोटलिटी को देख के अगर भारत सरकार इसको मान्यता दे तो जो उनकी योजनाएं होंगी फिर वो योजनाएं इस युद्ध के हर एक आयाम को डील करेंगी। अभी तक फर्क इतना ही है, कहा जाता है कि कुछ लोग कर रहे हैं, उन कुछ लोगों को हम आइसोलेट करेंगे तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया जो अभी तक चल रही है बार बार फेल हो रही है।
चलिए, अब उम्मीद यही की जाती है कि इन सभी इस तंत्र को चलाने वाले लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और कश्मीरी पंडितों के एक बार फिर से वापस जाने का कुछ माहौल ज़रूर बने। ये थे मेरे साथ अजय चुंगरू जी, और इन्होंने आज कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान किया है, क्योंकि कश्मीरी पंडित का मन करता है कि आज भी एक मौका मिले, एक बार वैसा माहौल मिले और मैं अपने घर के पास की उन गलियों में घूमूं, अपने उस घर को जाकर देखूं जो कश्मीर में है। उम्मीद यही की जाती है कि आतंकवाद का जल्द से जल्द सफाया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में।